आप माने कि 1874 का एक्ट है, तो मुझे बहुत प्रिय है ये एक्ट। 1874 में भी ये सोच थी जो आज 2020 में भी सोच कामयाब होती हुई दिखाई देती है कि एक मैरिड वुमेन के लिए किस तरह से हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके मन में भी रहता है, मेरे मन में भी रहता है और मेरे कस्टमर के मन में भी रहता है कि कल को मेरी फैमिली फाइनेंशियली कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। अभी आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आज कोलैप्स हो गए, जेल में चले गए किसी वजह से, अच्छे या बुरे किसी भी वजह से। उनका पीछे उनकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई और वो प्रॉपर्टी जो फैमिली के पास प्रॉपर्टी थी, जो वो लाइफ जी रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गई। तो इस एक्ट के माध्यम से कैसे मैं एक प्रोटेक्शन अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, वो आज देखते हैं। तो वाइफ और बच्चों के लिए किस तरह से मैं सुविधा करूं और कैसे लेनदारों से उसको बचाऊं। कई बार क्या होता है, मेरे जो लेनदार होते हैं, बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस राइज करता है, डाउन भी हो जाता है। अब आप देखो, ये पिछले 3-4 महीने से जो हमारे देश में सीन चला, हमारी दुनिया में सीन चला, इससे बहुत बिजनेस डाउन हो गए होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स में लोग आ गए होंगे। उनके प्रॉपर्टी को अटैच करना, उनके पैसे को छीनने वाले लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। अब उस व्यक्ति को चिंता हो जाती है कि मेरे वाइफ और बच्चों का क्या होगा, इनको कैसे मैं फाइनेंशियल सिक्योर करूं, कैसे मैं जो पैसा मेरे क्रेडिटर लेके जाएंगे उनसे कैसे बचाऊं, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए कुछ तो पैसा चाहिए। तो वो प्रोविजन हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में किस खूबसूरती से हो सकता है, वो हम डिस्कस आज कर रहे हैं। नेक्स्ट सर। तो छोटे छोटे सवाल आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। क्या आप ये सिक्योरिटी लेते हैं कि भाई कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे वाइफ और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, फाइनेंशियली सिक्योर है? उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट सर। कई बार क्या होता है, और कई बार क्या, आप बिजनेस हाउसेज में आप जाके देखिए, उनके ऊपर कर्ज होता है। अगर वो 10 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं तो उनके पास 10 करोड़ का कर्ज चढ़ा होता है। ओडी लिमिट्स होती है बैंकों की, उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। जितना भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी उनके पास घर होते हैं, सबको बैंक में जो है गिरवी रख के उस पर पैसे की लिमिट लेते रहते हैं, लोन लेते रहते हैं। ये सब चलता है क्योंकि बिजनेस में पैसा कमाने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो क्या मेरे जो क्रेडिटर हैं उससे मेरी फैमिली सिक्योर है? ये कुछ सवाल हैं। नेक्स्ट सर। 4 सवाल हैं, इनके बारे में अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि मैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कैसे एमडब्ल्यूपी प्रोविजन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा कोई आदमी जो एब्सोल्युटली बिल्कुल 101% मेरी वाइफ और बच्चों के लिए हो, उस पर किसी की नजर ना जाए, ना ही उसको कोई छीन सके। नेक्स्ट सर। तो ये प्रोविजन करने के लिए मेरे पास क्या इंतजाम है, वो देखते हैं। नेक्स्ट सर। एमडब्ल्यूपी एक्ट इसका सॉल्यूशन है। एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874 में जो बना, वो इसका सॉल्यूशन है कि कैसे मेरे वाइफ और बच्चों के लिए फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, तो मैं ऐसा क्या प्रोविजन कर सकता हूँ। तो कोई भी जो मैरिड व्यक्ति है वो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए कर सकता है। अब इसमें वाइफ या बच्चे या दोनों मिला के और कितने भी शेयर में कर सकता है। मान लीजिए उसके 2 बच्चे, वाइफ है, तो वो वाइफ को दे सकता है 50%, 25% एक बच्चे को दे सकता है, 25 दूसरे। वो इस तरह से प्रोविजन कर सकता है कि कैसे उनके पास पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या वो इसको ओपन भी रख सकता है, इक्वल फॉर ऑल। तो वो उसकी मर्जी है। इसमें एक्ट में सारे प्रोविजन होते हैं। बेनिफिशियरी सिर्फ वाइफ और बच्चे ही बनेंगे, इसमें कोई और नहीं बन सकता। और अगर किसी व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो गई है, विडोवर हो गया है, तो वो भी, या डाइवोर्सी है, वो भी एक्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका वाइफ एंड चिल्ड्रन का कंसेप्ट है, तो अभी बच्चे हैं उसके, उन बच्चों के लिए वो प्रोविजन कर सकता है। तो इस पॉलिसी जो एमडब्ल्यूपी एक्ट में है, ये वाइफ और बच्चों का नाम आ जाता है उस प्रॉपर्टी में, और जो ओनरशिप है, जो मालिक है, उसके राइट वहां से खत्म होके वो वेस्ट हो जाते हैं उसकी वाइफ और बच्चों में, और जिस प्रोविजन से वो करना चाहता है उस प्रोविजन से वो चीजें बन जाती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। अब इसका जो ये है ना, इट कैन नॉट बी अटेस्ट इवन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये इवन बाय सुप्रीम कोर्ट, अभी जब देखो टीवी देखो तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी बड़ी संस्थाएं सरेंडर कर देती हैं।
बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि एमडब्ल्यूपी एक्ट में रजिस्टर्ड या अटैच हमारी कोई पॉलिसी, उसको कोई और नहीं छीन सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर नहीं कर सकता कि एमडब्ल्यूपी एक्ट का जो पैसा है वाइफ और बच्चों का है, वो छीन के इस आदमी की जो देनदारियां थी उनको पूरा कर दिया जाए। तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर प्रोविजन हो जाता है अपनी फैमिली के लिए। नेक्स्ट, बहुत ही साधारण तरीके से हो जाता है इसके लिए भी, जैसे एचयूएफ में सिंपल प्रोसेस है, ऐसे ही इस हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिंपल प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, इसमें सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ये प्रोविजन कर सकता है, यानी कि एमडब्ल्यूपी एक्ट का जो बेनिफिट है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी दिया जा सकता है। अब आप सोचिए 1874 में भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का क्या इंपॉर्टेंस लाइफ में था, तो आज हम इस चीज को बढ़ा चढ़ा के कस्टमर के सामने रख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकता है। तो जब पॉलिसी लेगा कस्टमर, तो उस टाइम पर वो एक्सप्रेस करेगा अपना जो विल है, जो क्या वो चाहता है कि अपना वाइफ और बच्चे या बच्चे, इनके नाम से वो क्या बेनिफिट सिक्योर करना चाहता है। एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी को रजिस्टर करते, जब पॉलिसी लेगा तो उस टाइम पर ये उसको बताना होगा, उसके हिसाब से ये पॉलिसी रजिस्टर हो जाएगी। नेक्स्ट, सिंपल सा है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। वो एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, उसमें वाइफ के साथ बच्चे या किसी को भी किसी प्रोपोर्शन में वो अपना एक्सप्लेन करेगा कि मैं किसको कितना शेयर देना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं लेकिन वो एक ही बच्चे के नाम से, वाइफ प्लस एक बच्चा, ऐसे भी कर सकता है। ये पॉलिसी होल्डर को, जो कस्टमर है, उसको पूरा लिबर्टी है आज के दिन पॉलिसी लेते वक्त कि वो डिजाइन क्या करना चाहता है। लेकिन एक बार उसने फाइनल कर दिया, उसके बाद उसको वो चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारे जो इसमें राइट्स हैं वो उसके पास से चले जाते हैं, और ये वाइफ और बच्चे बेनिफिशियरी कहलाते हैं। तो वाइफ और बच्चों के बेनिफिट में ये पॉलिसी वेस्ट हो जाती है। सारे पॉलिसी के बेनिफिट वाइफ और बच्चों के लिए मिलेंगे। किसी भी सूरत में ना तो हस्बैंड उसको कैंसिल कर सकता है और ना ही कोई कोर्ट या कोई बैंक उसको अटैच कर सकता है। नेक्स्ट सर, बहुत सिंपल प्रोसीजर के साथ हम कर सकते हैं। ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है जब एलआईसी पॉलिसी आप करते हैं। तो एलआईसी ट्रस्ट के लिए आपको कोई लीगल प्रोविजन नहीं करना, एलआईसी अपने आप में एक ट्रस्ट का रोल प्ले करती है। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें एलआईसी अपने आप में एमडब्ल्यूपी एक्ट में जैसे आपने इसको रजिस्टर किया एलआईसी, क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेसमैन की या किसी की भी व्यक्ति की भी कोई भी लाइबिलिटी कब नजर आ जाए, कब सामने आ जाए, पता नहीं चलता है। कोई पुराने केसेस में, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं लोगों के, उसमें हार जाते हैं। अब जब हार जाते हैं तो वहां की जो पेनल्टी है वो कोर्ट उनसे लेने के लिए बात करता है। अब लेकिन उसके पास इतने फंड नहीं है, कई बार इस तरह की दिक्कतें आती हैं और वो पैसे की देनदारी नहीं चुका पाता, तो कोर्ट उसको पनिशमेंट देता है। लेकिन उसकी इन पॉलिसीज का जो पैसा है वो फिर भी सिक्योर रहता है, उसको नहीं छीन सकता। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है, उसके घर परिवार की संपत्ति सारी छीन सकता है, लेकिन पॉलिसी सेफ रहती है। बहुत एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे सहारा में हमने देखा, सहारा में डिफाल्टर हुए, उन्होंने, कोर्ट ने बोला आप इतने पैसे जमा करिए, सुब्रत राय ने मना कर दिया या नहीं कर पाए, फिर उन्होंने कहा प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जाने कि वो प्रॉपर्टी उनकी अटैच होने लगती है। लेकिन एमडब्ल्यूपी एक्ट से कुछ पैसा या कुछ प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस पॉलिसीज का पैसा सेफ रहता है। नेक्स्ट, तो कौन इसके बेनिफिशियरी बनेंगे? वाइफ एंड चिल्ड्रन। सिंपल सा फार्मूला, जैसे एचयूएफ में था कि फैमिली मेंबर, है ना, और फैमिली मेंबर भी कौन? मेरे से आगे वाले, ऐसा नहीं कि मेरे से मेरे फादर मदर या मेरे दादा दादी, इस तरह से नहीं। मैं जो एचयूएफ क्रिएट करूंगा, मैं अपने लीनियल डिसेंडेंट में उनको ज्वाइन करा सकता हूँ। ऐसे ही इसमें वाइफ एंड चिल्ड्रन, इसके अलावा हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, सिंपल सा फार्मूला है, माइनर या मेजर बच्चे कर सकते हैं, और वाइफ या एडल्ट बच्चे हैं उनको ट्रस्ट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एलआईसी पॉलिसी लेते वक्त एलआईसी ऑटोमेटिक ट्रस्ट बन जाता है, ऐसे ही हम वाइफ और बच्चे को भी ट्रस्टी इसमें बना सकते हैं। बैंक को अपॉइंट किया जा सकता है ट्रस्टी के रूप में, किसी संस्था को किया जा सकता है, और अगर किसी को नहीं किया, किसी ने एमडब्ल्यूपी एक्ट में कोई भी रजिस्ट्रेशन कराया है और उसने कोई ट्रस्टी नहीं बनाया है, तो हर स्टेट का एक ऑफिशियल ट्रस्टी होता है, वो इसका ट्रस्टी बन जाता है ऑटोमेटिक। कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि नॉमिनी नहीं होता तो ओपन एंडेड केस हो जाता है,
ऐसी अगर ट्रस्टी नहीं है तो वो स्टेट का जो ट्रस्टी होता है उसका ऑटोमेटिक ट्रस्टी अपॉइंट हो जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें ये बेनिफिट है कि एलआईसी इटसेल्फ प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टी। नेक्स्ट सर। तो आराम से हमारी पॉलिसी चल जाती है, कोई इसके इसके लिए मुझे अलग से ज्यादा प्रोविजन नहीं करना। एक नॉमिनेशन असाइनमेंट इसमें नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसके जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी के लिए बेस्ट हो गए। जो हस्बैंड ने पॉलिसी कराई, पॉलिसी एमडब्ल्यूपी में जाते ही वाइफ और बच्चों के लिए बेस्ट हो गई। अब उस पॉलिसी में ना तो कोई नॉमिनेशन काम करेगा, ना ही पॉलिसी को मैं असाइन कर सकता। लोन ले सकता हूं, लेकिन उसमें मुझे ये मतलब ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि लोन जो मैं ले रहा हूं ये किसके लिए ले रहा हूं? बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए। अगर लोन लेना पड़ता है तो वो पैसे से जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिशियरी यानी कि जो मेरे एमडब्ल्यूपी में रजिस्टर्ड हैं वाइफ और बच्चे, उनके पर्पस, उनके किसी काम आने के लिए ये लोन लिया जा रहा है, तो ये लोन ऐसी दे पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो ये अंडरटेकिंग हो गई इस तरह से कि एमडब्ल्यूपी एक्ट में रजिस्टर होने के बाद भी फाउंडेशन नहीं है कि लोन नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ बेनिफिशियरी। जो इस पॉलिसी में बेनिफिशियरी है उनके किसी पर्पज को सोल्व करने के लिए मैं लोन ले सकता हूँ। कई बार सिचुएशन बदल सकती है, मान लीजिए पॉलिसी तो ले ली, प्रीमियम भी पे करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रीमियम पे किए बगैर पॉलिसी चल जाएगी कि भाई एमडब्ल्यूपी एक्ट में प्रीमियम का भी वेवर है, नहीं। अगर सरेंडर करना पड़े पॉलिसी को तो सरेंडर अलाउ किया जा सकता है। अब इसमें हमारी चार पार्टी बन गई, कौन? एक तो कस्टमर खुद है, लाइफ एश्योर्ड एलआईसी है, बेनिफिशियरी है और ट्रस्टी है। जब ये चारों अगर सिमेट्रिकल वे में ये कह देते हैं कि यस, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसे एनओसी चारों से आता है, मतलब सब लोग एग्री कर जाते हैं, तो पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। बिना बेनिफिशियरी के कंसेंट के ट्रस्टी सरेंडर के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो बेनिफिशियरी की कंसेंट यानी कि ट्रस्टी जो काम करेगा वो बेनिफिशियरी वाइफ और बच्चे, जो व्यक्ति है उसके वाइफ और बच्चे के लिए जो ट्रस्ट बना है उसके वेलफेयर के लिए वो काम करेगा। तो बेनिफिशियरी की कंसेंट के बगैर ट्रस्टी कंसेंट नहीं देगा, और ट्रस्टी के कंसेंट के बगैर एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेगी। तो जब सरेंडर करेंगे तो चार पार्टी का एग्रीमेंट हमें चाहिए, तो बहुत सेफ हो जाता है। ये नहीं कि कल को कोई उठा और जाके पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। ऐसे ही जो क्लेम होगा वो ट्रस्टी या बेनिफिशियरी को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि हमारी पॉलिसी में ट्रस्टी एलआईसी ऑटोमेटिक है, तो जैसे ही क्लेम पेमेंट आएगा तो हम उसके जो बेनिफिशियरी हैं, जिस रेशियो में एमडब्ल्यूपी में रजिस्टर हुआ था कि वाइफ और बच्चों के बीच में पैसे का बंटवारा होना है, वो हम उसको कर देते हैं। कई बार एनओसी लेके, बेनिफिशियरी में भी क्या होता है, मान लीजिए वाइफ है और दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों से एनओसी लेके वाइफ को भी वो पेमेंट किया जा सकता है। तो एक सिंपल प्रोसीजर से हम कस्टमर को एक ऐसा पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं, उसके मन में ऐसी धारणा डाल सकते हैं कि आपकी फैमिली जो है प्रॉपर्टी या किसी पैसे के मामले में 101% सिक्योर हो जाएगी अगर आप इस पॉलिसी को रजिस्टर करा देंगे एमडब्ल्यूपी एक्ट। तो उससे उस कस्टमर को लगेगा कि मैं एक एडिशनल बेनिफिट यानी कि एक नई एप्लीकेशन एलआईसी पॉलिसी की एक नई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके उसका बेनिफिट अपनी फैमिली को दे पा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब किसको दे सकते हैं ये? तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं और उधार पैसा लेते हैं, देखिए उनके ऊपर ही तो लेनदार खड़े रहते हैं। कल को बिजनेस क्राइसिस आया तो पैसा अटैच होने लगता है, तो उन लोगों को हम दिया जा सकता है। उन लोगों को ये पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट में रजिस्टर कराने के लिए प्रपोज। तो आप नई पॉलिसी के लिए बात करें, पुरानी पॉलिसी में ये सब कराना है कि नहीं कराना उसका कोई पर्पस सोल्व नहीं होता। जब आप नई पॉलिसी दे रहे हैं तो वहां पर ये बात करें कि आप अपनी वाइफ और बच्चों के लिए ऐसा प्रोविजन बना लीजिए जिससे कि उनको फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल न्यूली मैरिड लोग हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ के लिए गिफ्ट के तौर पे इसको लव एंड अफेक्शन में दे सकता है, बना सकता है। तो आप मतलब हम एज ए एडवाइजर क्या कर सकते हैं, कस्टमर को थोड़ा सा पुशअप कर सकते हैं कि देखिए आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ये कंसेप्ट ले सकते हैं। अब कस्टमर को हमेशा क्या लगेगा, ये लगेगा कि जो आप जीवन लाभ पॉलिसी, जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जीवन उमंग पॉलिसी जो उसको दे रहे हैं उसका ये प्रोविजन है। आपको जो उसको बताना है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप जो ये पॉलिसी कर रहे हैं उसमें ये प्रोविजन आप दे रहे हैं।
तो उसको ये लगेगा कि ये एक पैकेज आ रहा है कि मैं जो जीवन उमंग पॉलिसी ले रहा हूँ उसमें मेरी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मेरा कोई क्रेडिटर आके उस पैसे को नहीं छीन सकता। कल को कोई मिसहैपनिंग इस तरह की हो जाती है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो ये पैसा, इससे मिलने वाला पैसा मेरी फैमिली में 100% जाएगा। तो इस सिक्योरिटी के लिए मैं इस पॉलिसी को, किसी भी पॉलिसी को सेल करने में हेल्प ले सकता हूँ। नेक्स्ट सर। ठीक है। कई बार होता है कि व्यक्ति है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसको भी हम ये बोल सकते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि जब फैमिली कंप्लीट होती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों में ये आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो बच्चों को देखभाल कर लेंगे। लेकिन अगर एक मिसहैपनिंग हो गई है ना, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, अब इसके लिए और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि कैसे मैं बच्चे का भविष्य सिक्योर करूं। तो वो अपनी पॉलिसी में एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत फिर रजिस्टर कर सकता है और अपने बच्चों को उसमें बेनिफिशियरी बना सकता है। तो अब इस व्यक्ति को हमेशा 100% ये विश्वास रहेगा कि मेरे को कोई कल को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, कोर्ट ने अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए, तो भी मेरी एलआईसी पॉलिसी जो है वो सिक्योर है और इससे मिलने वाला पैसा मेरे बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट। ठीक है। तो कौन ले सकता है? मैरिड आदमी ले सकता है, क्योंकि कंसेप्ट ही है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, है ना। वो और विडोअर भी ले सकता है अगर उसकी वाइफ की डेथ हुई है, डाइवोर्स भी ले सकता है क्योंकि अब उसके बच्चे हैं। किसको बेनिफिशियरी बना सकता है? ये लिमिटेड है। किसको बना सकता है? वाइफ, वाइफ एंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन, इनमें से तीनों कैटेगरी में से किसी को भी, किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। चिल्ड्रन का मतलब है उसका बेटा और बेटी, है ना। एडॉप्टेड बच्चों को भी उसमें काउंट किया जाता है, यानी कि जो उसके आज लीगल बच्चे हैं उनको भी वो मान सकता है। सिंपल सा सिंपल मेथड है, कोई इसमें हमें बहुत बड़ा प्रोविजन नहीं करता है। मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट कि किस तरह से वो अपनी पॉलिसी को एमडब्ल्यूपी एक्ट में रजिस्टर करना है। कोई हमें बहुत ज्यादा इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करना है। एलआईसी के सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फिलअप करना है और ये फैसिलिटी उसको मिल जाती है। सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट। 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 वो अपने हिसाब से शेयर दे सकता है किसी को भी, हस्बैंड और वाइफ, सॉरी, बच्चे और वाइफ के बीच में किस रेशियो में, उसको किस प्रोपोर्शन में बेनिफिट सिक्योर करने, वो बना सकता है। कोई भी प्लान वो ले सकता है, सभी प्लान उसको अलाउड है। नेक्स्ट। अब इसमें एडेंडम है ना, जैसे एचयूएफ का एक फॉर्म मैंने दिखाया था, उसमें छोटी छोटी फॉर्म क्वेरीज थी, ऐसे ही हमारा इसमें एमडब्ल्यू के लिए एक एडेंडम है। अब एडेंडम हमारे पास बहुत सारे हैं एमडब्ल्यूपी एक्ट में, क्योंकि उसके कई प्रोविजन हो सकते हैं। वो ये चाह सकता है मैं वाइफ के लिए करूं, मैं वाइफ प्लस बच्चों के लिए करूं, मैं सिर्फ बच्चों के लिए करूं। किस तरीके से वो बनाना चाहता है उसके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है। नॉमिनेशन और असाइनमेंट की इसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे बेनिफिट हमने सिक्योर कर दिए। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है 3143, ये इसमें लगेगा और उसमें वो अपना डिटेल देगा। प्रोपोजर की डिटेल आएंगी, जिसके नाम से पॉलिसी हो रही है, और किस किस को वो बेनिफिशियरी बनाना चाहता है, उनके नाम, एड्रेस और रिलेशनशिप वो देगा, सिग्नेचर करेगा और ये पॉलिसी हो जाएगी।